तो हम कर रहे थे ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन के अंदर थोड़ा सा और, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, सपोज तुमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है, वी आई इज 2i cap minus 4j cap, and after collision v final is 2i cap plus 4j cap, या फिर ये बोल दो कि 2i cap प्लस 2j cap, ये तुमको दिया हुआ है। और तुमसे पूछा कि बताओ कि तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ जो है रेस्टिट्यूशन है वो कितना है। कर सकते हो फाइंड? हाँ, तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि हमको जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट फॉर्म में दी हुई है। हाँ 1/2 आया। हाँ, तो हमको पता है कि जो ई होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन कहाँ पे? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पहले हमको लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखनी है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ पे होती है? जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा मोमेंटम चेंज होता है, राइट? तो पहले मैंने निकाला कि जो P फाइनल माइनस P जो इनिशियल है वो कहाँ पे आएगा? तो मास तो उतना ही है। V फाइनल कितना है? 2i कैप प्लस 2j कैप, और इनिशियल में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2i कैप और माइनस ऊपर ये। तो हमारा कितना मोमेंटम चेंज हो गया? m इंटू 6j कैप। तो आई एम इंटरेस्टेड इन j कैप, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो मेरी है दैट इज कौन सी है? y एक्सिस। y एक्सिस, मतलब कि फोर्स ऐसे लगेगा। सरफेस मेरी ये है, ये सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगा सकती है? ऊपर की तरफ। अब देखो कोलिजन से पहले तुम्हारा वेलोसिटी कितना है? आई कैप पॉजिटिव है, जे कैप कैसा है? नेगेटिव, मतलब कि नीचे आ रहा है। वेलोसिटी कुछ ऐसी है यहाँ की तरफ, ठीक है ना? तो उसका आई कंपोनेंट कितना है? 2i कैप, और ये कितना हो गया? माइनस 4j कैप। आफ्टर कोलिजन ये ऐसा है, उसका आई कंपोनेंट तो कितना है? 2i कैप ही है, जे कंपोनेंट कितना हो गया? 2j कंपोनेंट। अब बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? ये तो स्टेशनरी है, ये कितना है? 2, और हमारा अप्रोच कितना है? 4। तो हमारा ई का वैल्यू क्या बन जाएगा? हाफ। ठीक है ना? हाँ भाई, ओके। चलो अब इसी के ऊपर हमने इम्पल्स वाले क्वेश्चन कुछ किए थे कि इम्पल्स का मतलब क्या होता है। एक सेकंड मेरे को देखने दो यार, लेक्चर नोट्स देखने दो क्या किया था। सर मुझे एक डाउट क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर HCV का क्वेश्चन नंबर 36 है सर। क्या है उसमें? नहीं सर 37 है, उसमें सर पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम दिया हुआ है। तो मिनिमम मैक्सिमम स्पीड पूछा था। अच्छा, सर इनिशियली उसमें पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम u स्पीड से मूव कर रहा है और हाँ एक दूसरे पार्टिकल सेम मास के साथ कोलाइड करता है वो, हाँ और टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होती है वो 0.2 जूल्स बन जाती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u निकालनी है इनिशियल स्पीड। तो तो देखो, एक वैल्यू निकल गई, हाँ दूसरी वाली नहीं निकली सर। नहीं रुको रुको बताता हूँ। तुम्हारे पास में एक ये मास है, एक ये मास है, राइट? इसका वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। इसका वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनली मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी पता है ना, वो कितना है? सर 0.2 जूल्स 0.2 जूल। सर, और ओके, मास जो है वो 0.1 केजी है। हाँ उसको अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। पहले मुझे बताओ कि हमारे पास में इनिशियल एनर्जी कितनी है? बस इतनी सर तो है, हाफ mv स्क्वायर। ये है। और फाइनल एनर्जी मेरे पास कैसी है? कांस्टेंट है। इनिशियल के अंदर जो मास है वो तो मेरा कैसा है? कांस्टेंट है मास तो,
राइट। अगर मुझे निकालना है यू अपना मिनिमम निकालना है, तो यू एन मिनिमम का कितना, क्या मतलब हुआ कि यू मिनिमम होगा तो मेरे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम, है ना। यस सर। ओके, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, फाइनल तो मुझे इतनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बिल्कुल भी लॉस नहीं करूंगा काइनेटिक एनर्जी का, मैं सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अपने पास बचा के रखूंगा। तो उस केस के अंदर जो हमारा कोलिजन होगा वो कौन सा होगा, सर इलास्टिक कोलिजन। perfectly elastic. सर यही वाला परफेक्टली, अप्रोच किया था, हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमम राइट नहीं आ रहा था। राइट, अरे मैक्सिमम भी करते हैं। अब अगर मैं मुझे निकालना है यू मैक्सिमम, मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यस सर। है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ना मैक्सिमम कब होता है, perfectly elastic. सर परफेक्टली इन इलास्टिक। तो बस हो गया क्वेश्चन। सर तो सेकंड वाले में इक्वेशन क्या फिर बनेगी हमारी? अरे सेकंड वाले में इक्वेशन क्या, क्या आप भी नहीं कर पाओगे क्या, सर ये मतलब बस ये ए में मास हम है, लोग वो इसका डाल देंगे वेलोसिटी ना कि यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय जीरो, अप्रोच को जीरो करके तो आ जाएगा। हाँ हाँ, तो ये तो फिर कंबाइंड हो जाएंगे ना दोनों ही, तो कंजर्वेशन इनका मोमेंटम। तो इनका स्पीड कितना हो जाएगा u/2, हाँ तो सर। लीनियर, तो हाँ ठीक है ना सर, और फिर काइनेटिक। दूसरे से उसकी काइनेटिक एनर्जी को अब तुम इक्वेट लिख करेंगे दोगे तो आ हाफ जाएगा। 2m इंटू u/2 का जो स्क्वायर है वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सर 0.2 जूल। 0.2। बस तो सही है ना, यहाँ पे m तो हमको दिया हुआ है ही, तो u की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो u है ये कैसा आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन E इज 0 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, यस सर, समझ गया। थैंक यू ठीक सर। है। ओके ओके, इम्पल्स वाले के अंदर मैंने कितना बताया था, मुझे एक बार बताओ। सर एक पुली वाला क्वेश्चन क्या था, एक साइड पे हम हाइट सर से बस कुछ एक तो डालते हैं एग्जांपल वो। क्या था, वही पुली वाला, जिसमें एक पार्टिकल ऊपर से एक साइड पर गिर रहा है और फिर वो स्टिक हो जाता है सर ब्लॉक और से। एक वेज वाला क्या था? वेज वाला किया था। ओके, इम्पल्स होता क्या, ये मैंने बताया था, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, हाँ हाँ सर, सर। डेल्टा पी और एफ इंटीग्रल है ना, एफडीटी। इंटीग्रल एफडीटी बता दिया था। हाँ Yes. ओके चलो ठीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी अब वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे पता है कि इम्पल्स को आई कैन राइट जे को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल एफ डी टी, और इसका जो वैल्यू आती है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल, देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम सब कुछ अपने एग्जांपल से करेंगे। सपोज हमारे पास में दो वेज हैं, एक वेज ये है, एक वेज ये है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले वेज हैं। क्या मतलब होता है इक्विलैटरल का, सारे के सारे एंगल कितने हैं, 60। 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम, एक स्मॉल मास का स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर ऑफ मास स्मॉल एम, और इसको ऊपर से मैंने फेंक दिया, ठीक है। तुम्हें बोला है कि स्पीड ऑफ स्फेयर जस्ट बिफोर कोलिजन इज v0, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ जो अपना रेस्टिट्यूशन तुमको दिया हुआ है 1, नहीं तुमको बस इतना ही दिया हुआ है, और तुमको दिया हुआ है कि आफ्टर कोलिजन स्फेयर कम्स टू रेस्ट। हमसे पूछा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड स्पीड ऑफ वेज, ये हमसे पूछा गया।
तो एक बार इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने का ट्राई करो कि तुम्हारे पास में दो ये रखे हुए हैं वेज, तुमने ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया तो क्या होगा, जब वो बॉल स्ट्राइक करेगी वेज के फेस पे तो वेज का फेस उसके ऊपर कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, नॉर्मल कहलाता यस है ना। ऊपर और की तरफ। वो जो नॉर्मल है उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास ना जो वेज है ना दोनों तरफ है, तो फाइनली उसका रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आएगा, वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल में। तो मतलब पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो तो कहाँ की तरफ था, नीचे की तरफ। तुमने उसको ऊपर की तरफ इंपल्स दे दिया तो उसका वेलोसिटी कम होगा या बढ़ जाएगा, कम होगा ना, क्योंकि तुमने इंपल्स उसको अपोजिट दे दिया है, वो तो नीचे आ रहा था और तुमने फोर्स कहाँ की तरफ लगा दिया, ऊपर की तरफ। और हमें क्या दिया हुआ है कि आफ्टर कोलिजन स्फीयर कम्स टू रेस्ट, रेस्ट। तो मतलब कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो देखते हैं, तो पहले मैंने बनाया ये बनाया सरफेस, एक ये बनाया सरफेस, ये वाले स्फीयर बना दिया, ये मेरे पास में स्फीयर है। स्फीयर के ऊपर जो भी तुम्हारा इंपल्स लगेगा, इंपल्स कहाँ लगता है, अलोंग द नॉर्मल, और मुझे पता है सेंटर स्फीयर का जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो ये जो, और अब कह सकते हो ना आइडेंटिकल है सब कुछ, तो दोनों ही तरफ से जो तुम्हारा इंपल्स लगेगा वो कैसा आएगा, सेम, इक्वल। कह सकते हो ना सिमेट्री से। तो यहां भी जे आएगा और यहां भी हमारे पास में जे, और इनके बीच में एंगल कितना होगा निकाल सकते हैं, हाँ भाई एंगल देखो, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल भी कितना है 60, तो ये अंदर वाला कितना होगा 60, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 120 90 डिग्री, तो ये हमारा एंगल कितना आ जाएगा भैया, और अंदर 120 हमारा वो, उसके अंदर हमारा एंगल बन गया, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं 4 पॉइंट से बन गया क्वाड्रिलेटरल, सारे एंगल का समेशन होना चाहिए 180, तो वो एंगल बन गया 120। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है जे, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है जे, इनके बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, बीच में दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम यहाँ पे आएगा ना मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, में। ये आएगा सर जे, J√2 आएगा। J√2 क्यों आएगा, 120 यही एंगल है आएगा। नहीं अच्छा हाँ सर J आएगा, सिर्फ J ही है आएगा। ना, क्योंकि ये 60 एंगल डिग्री कितना है पे। 120। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं, ठीक है, तो ये स्फीयर था, इसके अंदर यहाँ की तरफ जो हमारे पास था ना मोमेंटम था m/v0, इसको हमने इंपल्स दे दिया ऊपर की तरफ j, और तुमको दे दिया कि फाइनल स्पीड कितना है इसका 0, इसका मतलब क्या हुआ, p जो फाइनल है वो कितना हो गया 0। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, इंपल्स की वैल्यू कितनी है सर mv0। mv0, यस। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से कि mv0 शुड बी इक्वल टू j, इक्वेशन 1। बताओ इतना समझ में आया सबको, यस हाँ भाई सब लोग, यस सर। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये मेरे पास में है वेज, अगर स्फीयर ने वेज ने स्फीयर पे इंपल्स लगाया तो उसने इस पे लगाया होगा, इसके ऊपर इंपल्स कहाँ लगेगा, उसके ऑपोजिट, भाई अपना एक्शन रिएक्शन होता है ना, तो इसके ऊपर इंपल्स लगा यहाँ की तरफ जे। अब इस जे के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक मैंने किया वर्टिकल, एक मैंने किया हॉरिजॉन्टल। एंगल, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा नीचे की तरफ j cos 60, और यहाँ की तरफ आ गया j sin 60। अब बताओ क्या तुम्हारा वेज ग्राउंड के अंदर जा सकता है, नहीं। हाँ। नो सर, सर तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल में हम लोग लेंगे। तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो किसी काम का रहा नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में कितना इंपल्स लगा है, सर J sin 60। J√3/2। तो हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख दूंगा कि j sin 60 इक्वल टू क्या बन जाएगा j इंटू √3/2,
वो क्या बन जाएगा, उस जो भी तुम्हारा वेज है उसका मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि उसका इनिशियल कितना वेलोसिटी है 0, तो क्या बन जाएगा कैपिटल M इंटू वी नॉट, नहीं और वी नॉट नहीं v, जो भी उसका वेलोसिटी आएगा x डायरेक्शन में। या फिर एक काम करो, इक्वल मास कर लो, आंसर अच्छा आ जाएगा। ठीक है, सेम मास। तो यहां भी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वी स्मॉल नॉट m रूट इंटू थ्री वी। बाई टू आएगा। सर ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू अपने पुट कर दो, तो ये बन जाएगा mv0 √3/2 इक्वल टू mv। तो यहां से अपना v का वैल्यू क्या बन जाएगा, √3/2 v0। तो स्पीड आ गया हमारे पास में कि आफ्टर कोलिजन ये जो स्फेयर है ये तो कैसा हो जाएगा स्टेशनरी, ये जो मेरे पास में है ये जो वेज है ये यहाँ की तरफ जाएगा √3/2 v0 से, यहाँ वाला जो वेज है ये यहाँ की तरफ जाएगा √3/2 v0 से। देखो हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारा लीनियर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। हमारा जो लीनियर मोमेंटम पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। अब बताओ मुझे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बताओ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कौन बताएगा? अदिति, सर √3। फिर क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बताओ। V separation by V अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये तुम्हारा वेलोसिटी था इनिशियली v0, ठीक है, ये थी हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और इनके बीच में एंगल कितना था 60 डिग्री। ये देखो ना 120 था ना टोटल एंगल। सर। तो ओके, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा v cos 60 दैट इज v/2। सो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेज है वो तो स्टेशनरी था, तो उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। सेपरेशन के अंदर जो स्फेयर है उसका वेलोसिटी तो कितना हो गया 0, लेकिन जो वेज है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है √3/2 v0। इसका कंपोनेंट हमको लेना है अलोंग द नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो ये एंगल कितना है बताओ, 30। तो ये 60, तो ये 60, तो ये एंगल 30। इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा √3/2 v0 √3/2, है ना। तो कितना बन जाएगा 3/4 v0। तो हमारे पास में E क्या बन जाएगा 3/4 v0। ये तो हो गया सेपरेशन, अपन अप्रोच कितना है v0/2। तो कितना आएगा, ये क्या आ गया, नहीं आ रहा, कुछ तो गलत किया है। सर हमने उधर कंपोनेंट का कंपोनेंट लिया है। क्या चीज? सर उसके अलोंग वेलोसिटी v0 होगी ना वेज में। नहीं ना, उसकी जो वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी यहाँ पे, ये ऑलरेडी है ना, और ये मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट थी। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, लाइन ऑफ पर इम्पैक्ट हम के अलोंग हमारा वेलोसिटी हो गया v कंपोनेंट cos नहीं लेते 60। ना, हाँ कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं ले लेते ना सकते हैं। अरे ले सकते हैं, किसने बोला, और ये तो उसका एक्चुअल वेलोसिटी है v0 तो।
वही। ठीक है, और यहाँ की तरफ मेरा था ये, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो इसका आंसर क्या आया था, √3/2 है ना। जे की वैल्यू mv0 थी, उसका कंपोनेंट आएगा साइन √3/2 इक्वल टू mv, तो v का वैल्यू बन जाएगा √3/2 √3/2 ये एंगल 60 30 फिर लाइन 60। ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लिया तो वो लाइन ऑफ कॉस वाला इम्पैक्ट का कंपोनेंट का भी लेना पड़ेगा ना। कौन सा कॉस कंपोनेंट, फिर जे कॉस 60 वाला जो था। जे को 60 क्या करना, उस लाइन के लॉन्ग तो अपने वेलोसिटी है ही नहीं पार्टिकल की, हाँ तो वो तो अपने ग्राउंड, ये थी ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो 60 30 60 30, तो इसका कंपोनेंट आएगा cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये बन जाएगा 3/4। तो E की वैल्यू ज्यादा कैसे हो गई, E की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, सेपरेशन हमेशा कम होगा, E की वैल्यू >1 हो ही नहीं सकती। सर डेटा में गड़बड़। डेटा के ऐसे, एक सेकेंड, लास्ट आया में आया। मास बदल दिए ना। हम्म, हाँ इक्वल मास नहीं हो सकते, अगर इक्वल मास होंगे तो वो कभी स्टेशनरी में होगा ही नहीं, बात ये है, ठीक है ना। तो इसीलिए 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 अगर इक्वल मास होंगे तो वो कभी स्टेशनरी हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इक्वल मास नहीं ले सकते इसमें। तो इक्वल नहीं लेंगे हम, इसको लिखेंगे कैपिटल M लिखेंगे, कैपिटल mv0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, देखो अगर इसमें इक्वल मास लोगे ना तो तुम्हारा जो है ना E का वैल्यू है ना >1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास में सेम मास हुए तो दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द स्फीयर, वो उसको नहीं रोक पाएंगे, उनके पास वेलोसिटी होगा, तो मास को हमारे पास में अलग होना ही पड़ेगा, तो कैपिटल M, ठीक है। तो क्या बन जाएगी कैपिटल M की वैल्यू, स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो v जो आएगा मेरे पास में दैट विल बिकम स्मॉल m बाई कैपिटल M। अब यहाँ पे अगर लगा सकते हैं, ये स्मॉल m बाई कैपिटल M बन जाएगा, ये भी स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो हमारे पास जो ये बन जाएगा, ये सब कुछ हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m, मुझे पता है कि E की वैल्यू हमेशा <1 होती है, तो 3/2 m बाई कैपिटल M शुड बी <1। मतलब क्या हुआ कि 3 स्मॉल m मस्ट बी <2m। ये हमारे पास में कंडीशन है, ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे जो स्फीयर है वो कभी स्टेशनरी हो नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ बताओ कुछ डाउट इसमें, एनीवन। तो हमने बेसिकली यही किया है कि जहां पे इंपैक्ट लगता है उसको थोड़ा सा कर देते हैं, या तो कम कर दो मोमेंटम को या फिर उसको इंक्रीज कर दो। हाँ भाई किसी को कुछ पूछना है, एनीवन, अथर्व। आदित्य, नो अबे सर सब लोग क्लियर। चुप क्यों, सब लोग चुप क्यों हो बे, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर से जा रहा है। चलो एक चीज और देखते हैं,
तुमने एक चीज और देखी होगी कि स्ट्रिंग जो होती है वो इंपल्सिव फोर्स लगाती है, राइट? हाँ सर। Impulsive force, and I can say length of string is constant. ये तो होता ही है हमारे पास में, जो भी आइडियल स्ट्रिंग होती है उसका जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मुझे बताओ कि अगर ये मेरे पास में एक पॉइंट है स्ट्रिंग का, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है m, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे एक और मास लगा हुआ है m, ठीक है? इस मास का तुमको अपनी वेलोसिटी मैंने यहाँ की तरफ दिया हुआ है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और ये एंगल मैंने दिया हुआ है तुमको एंगल 60। तो बताओ इसका वेलोसिटी कितना होगा? बस इतना सा बताना है। कंस्ट्रेंट पता है तुमको क्या होता है? कंस्ट्रेंट 1 होगा सर। कंस्ट्रेंट हमारे पास होता है कि अलोंग द लेंथ जो अपना वेलोसिटी है सेम होता है ना, हाँ सर। क्योंकि हमको पता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स अलोंग द लेंथ, इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा 2 cos 60 और यहाँ की तरफ बन जाएगा 2 sin 60। तो मैं कहूंगा कि ये कितना बन जाएगा 1, तो इसका वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा 1। ये जो एक और मास है इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ की तरफ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे और कुछ हो सकता है। along the length velocity has to be same। इतना मानते हो? Yes, sir. हाँ, ओके। और जो परपेंडिकुलर होता है वो तो हो सकता है, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसके अंदर तो स्ट्रिंग एंड फोर्स भी नहीं लगा सकता, बिकॉज स्ट्रिंग कैन अप्लाई फोर्स ओनली अलोंग द लेंथ। तो चलो इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। अब सपोज तुमको मैंने दिया हुआ है कि सर थोड़ा सा ऊपर हाँ? कीजिए ना, 1 मिनट। ये हाँ सर, बस 1 मिनट। और यहाँ पे स्टार मार्क के लिखो, स्ट्रिंग कैन अप्लाई फोर्स ओनली अलोंग द लेंथ। सर हाँ सर, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में वो नॉर्मल इम्पल्स लगा रहा था, तो जब हाँ। भी हेड ऑन कोलिजन नहीं तो ओब्लिक हो तभी क्यों नहीं तभी हाँ, हम तो लोग उस टाइम भी लगा कंजर्वेशन सकते हैं भाई, उसके अंदर भी और लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तो आसान काम होता है ना, हमको को पता होता है कि अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं तो पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, ग्राउंड है ना, इसलिए यहाँ पे मेरा मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ग्राउंड का जो है ना नॉर्मल फोर्स है वो उसको रोकेगा ना। इसलिए तुम देखोगे कि हॉरिजॉन्टल के अंदर जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, लेकिन वर्टिकल में नहीं है। ओके। देखो जैसे कि सपोज मैंने क्या किया, एक मेरे पास में स्ट्रिंग थी जिसको मैंने यहां से फिक्स किया हुआ है, और स्ट्रिंग को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने ऐसे, यहाँ पे रखा हुआ है एक मास m, ठीक है? तुमको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2l, और यहां से यहां का जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये तुमको दिया हुआ है l, और इसको छोड़ दिया मैंने फ्री टू फॉल। हमसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ मास जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट, ये हमको निकालना है। तो एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करने का ट्राई करो क्या हो रहा है। तुम्हारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 2l, मैंने उसके एक पॉइंट को हिंज किया हुआ है और दूसरे पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करके l डिस्टेंस पे पकड़ा हुआ है और फिर छोड़ दिया। तो बताओ कि जो बॉल है उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा पहले, मतलब इनिशियली? स्ट्रेट नीचे जाएगा। स्ट्रेट आया, क्योंकि उसके ऊपर तो mg फोर्स लग रहा है।
उसके ऊपर स्ट्रिंग फोर्स कब लगाएगा? सर जब पूरा हो स्ट्रिंग जाएगा टॉट हो जाएगा। जब स्ट्रिंग टॉट होगा। तो स्ट्रिंग टॉट पूरा कब होगा? वर्टिकल देखो होगा जब। क्यों वर्टिकल क्यों होगा? ये यहाँ से आ रही है वो ना? एल लेंथ से ज्यादा हो जाएगा उसका हाँ। सर डिस्टेंस। 60 पे होगा शायद। ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सपोज किसी इंस्टेंट पे वो यहाँ पे आ गया, ये मास m, इस पॉइंट पे तो स्ट्रिंग है वो कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी ना ये। तो ये लेंथ अगर तुम्हारा 12 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग तुम्हारा टॉट हो गया। देखो Yes, sir. यहां से यहां तक का कितना लेंथ है? L। और हमको पता है कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा ही अपने बड़ा होता है बेस से। तो बताओ कौन से एंगल के ऊपर होएगा ये एंगल कितना आएगा? cos 60। 12 नहीं, ये एंगल कितना बन जाएगा? 30। यस। तो कहोगे ना कि 12 sin 30 इक्वल टू L। सो हम बोलेंगे कि दिस इज द पॉइंट वेयर स्प्रिंग बिकम्स टॉट। अब क्या होगा बताओ? स्ट्रिंग कहां की तरफ फोर्स लगाएगी? अलोंग द लेंथ। वो तो यहां फोर्स लगाएगी T। इसके पास है ना वेलोसिटी इस टाइम कितना है? ये पार्टिकल कितना नीचे आ चुका है? ये है 12, ये सर cos है, तो कितना आ √3L। चुका है? 12 cos 30 तो कितना होता है? √3L। तो इसका जो नीचे की तरफ जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना है बताओ? √6H। √2 इंटू 6 H। नहीं सर वो नहीं। ये है हाँ सर। हाँ. है ना? ओके अब बताओ। अब इस वेलोसिटी के मैं कंपोनेंट करूंगा दो। एक कंपोनेंट तो करूंगा अलोंग द लेंथ और एक कंपोनेंट करूंगा अपने ने परपेंडिकुलर। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30। सपोज इसको मैंने बोल दिया V0 बोल दिया, इसको एक बार के लिए V0 बोल देते हैं। इसको मैंने V0 बोल दिया। मुझे पता है V0 की वैल्यू क्या है? √2 इंटू G इंटू √3L। ये V0, इसका इधर कंपोनेंट आएगा V0 cos 30, यहाँ की तरफ आएगा V0 sin 60। अब मुझे बताओ V0 cos 30 के अलोंग क्या उसका वेलोसिटी हो सकता है? क्योंकि सर उसके एक V0 पॉइंट sin 30 सर आएगा। V0 sin 30 आएगा दूसरी तरफ। जो V0 cos 30 वाला कंपोनेंट है वो मेरा 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ की तरफ कितना है? वेलोसिटी 0। तो इस लाइन के अलोंग तो वेलोसिटी को 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल चेंज, जो कि हो नहीं सकता। और ये जो कंपोनेंट है ये कैसा रहेगा? अनचेंज। Sir, हाँ सर वो V0 sin वो 30 sin है। 30 है. कहाँ पे? तो सर V0 वो sin 60 लिखा जो है ना। रहेगा। 30 होगा. अच्छा 30। तो V0 sin 30 कंपोनेंट का कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग का जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट कंपोनेंट। और जो अपने दूसरे वाला है वो कैसा रहेगा? 0 वो अपना बन जाएगा 0। तो बताओ स्ट्रिंग ने कितना इंपल्स दिया? mv0 cos 30। V0 cos 30। इंपल्स गिवन बाय स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये क्या होता है? स्ट्रिंग ने कितना मोमेंटम कम कर दिया? तो m इंटू V0 cos 30, इतना मोमेंटम उसने दे दिया हमको। इतना मोमेंटम उसने कम कर दिया क्योंकि फोर्स उसने कहां की तरफ लगाया? जहां वेलोसिटी थी उसके ऑपोजिट। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अंदर हमको अब देखना पड़ता है कि कौन सी लाइन के अलोंग हमारा वेलोसिटी हो सकता है, कौन सी लाइन के अलोंग पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज तो कोई वो नहीं है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग होता तो सर इम्पल्स नहीं लगाते ना, स्प्रिंग सडन चेंज नहीं आता। अगर यहाँ पे स्प्रिंग होता तो पार्टिकल के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्ट्रिंग फोर्स कैन नॉट गिव इम्पल्स। वो इम्पल्सिव फोर्स होता ही नहीं। चलो हाँ भाई, इतना समझ में आ गया सबको? बताओ हाँ सर। Yes. हाँ सर। भाई, किसी को समझ में ना आए ना कह देना कि सर नहीं आ रहा, बेशर्मों की तरह बोल दो, फिर से बता दूंगा। इट्स
फिर से पूछना मतलब अच्छा है रादर देन कि तुमको समझ में ना आए और तुम चुपचाप बैठे रहो। चलो, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल है, सर हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर 2 बॉल ऐसे रखी हुई है। सर हाँ, सर आप लास्ट वाला स्टेप बता सकते हैं क्या? तो बेटा इतनी देर से कहाँ था? सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, कौन सा स्टेप बताओ? सर आपने जब भी लिखा था कि वो इसका वेलोसिटी 0 होगा उसके बाद। ओके, तो ये जो है बॉल, इसका जो वेलोसिटी है वो तो अपना वर्टिकल डायरेक्शन में होगा v0, दिख रहा है v0 हाँ हाँ सर। ना? ठीक है, इस वेलोसिटी के मैंने 2 कंपोनेंट किए। एक कंपोनेंट तो यहाँ पे किया जो कि अलोंग द, ये था स्ट्रिंग अपने अलोंग द लेंथ, और एक किया अपने ने ये यहाँ पे परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल अनचेंज, क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग कैन नॉट अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। और जो मतलब कि अलोंग वाला कंपोनेंट है, तुम देखो भैया, अलोंग में मुझे पता है जिस पॉइंट को मैंने हिंज किया हुआ है उसका वेलोसिटी कितना है? 0। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी कितना होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। तो ये लो, इसको मैंने 0 कर दिया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पॉइंट तुम्हारा स्टेशनरी है और दूसरा पॉइंट आगे जा रहा है, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। इसलिए जो कंपोनेंट अलोंग द लेंथ था वो कंपोनेंट में 0 हो जाएगा, और जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग था वो सेम रहेगा, अनचेंज। फाइन। यस सर। यहां पे आओ, यहां पे मैंने ऐसे रखा हुआ है कि एक यहां पे है, ठीक है, ये लो, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है L, और उससे मैंने इसको ऐसे बांधा हुआ है यहाँ पे, इसका मास भी m है, इसका वेलोसिटी इनिशियली 0। इसको मैंने यहाँ की तरफ है ना वेलोसिटी दे दिया है v0, और तुम्हें सेम चीज पूछी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ a एंड b। इसको a बोल दो, इसको बोल दो, तो वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b व्हेन स्ट्रिंग इज टॉट। चलो करो, इसको अपने आप करो। ये लेंथ L, सर और टोटल लेंथ क्या है? अबे इतना ही लेंथ है, अच्छा ठीक है। और इसको एकदम यहाँ पे वेलोसिटी दिया है ये वाला, ऐसे की तरह, और तुमको ये हाइट भी दिया हुआ है, ये हाइट सपोज L बाई √3/12। ये, और वो ऐसे जा रहा है एकदम स्ट्रेट। अब यहाँ पे ग्रेविटी या कोई वो नहीं आएगा, रोल नहीं आएगा ना, सब चीजें अपने हॉरिजॉन्टल में हो रही हैं, वर्टिकल में कुछ नहीं हो रहा। सर हाँ,
VA V नॉट sin 60/2 है क्या? VA कितना है? V नॉट sin 60/2 क्यों? सर वो लगाया था। और VB कितना होगा? सर एक मिनट, वो कंपोनेंट्स करो करो, एकदम आराम आराम से करो। पहले कहते सिचुएशन को विजुलाइज करने का ट्राई करो। तुम अपने इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर 2 बॉल हैं, एक बॉल जा रही है। फिर उसको विजुलाइज करने का ट्राई करो कि क्या होगा, कि पहले वाले ब्लॉक को कहाँ की तरफ खींचेगा, दूसरे वाले ब्लॉक को कहाँ खींचेगा ना, इस टाइप की चीजें। सर ए वाले की V नॉट cos 60 और B की V नॉट sin 60 का। सर ए का टेंशन के लाइन पे V नॉट sin 60 है क्या, और उससे परपेंडिकुलर B का V cos। ओके चलो देखते हैं, पहले देखते हैं कि होगा क्या, कब वो चीज आएगी। तो ऊपर वाला तो स्टेशनरी ही रहेगा, नीचे वाला इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है ना। तो जब वो जाएगा, सपोज उसने यहां से स्टार्ट किया, जब तक वो चल रहा है तब तक कोई इशू नहीं है। उसके पास में इशू कब आएगा? भाई तुमको ये तो पता है ना यहाँ का एंगल कितना बना, 60 डिग्री है ना ये तो। यस सर। तो जब वो यहाँ पे आ जाएगा, जब ये एंगल तुम्हारा कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, उसके बाद में अब तुम्हारी स्ट्रिंग टॉट होएगी, राइट, क्योंकि बॉल की यहां जाने की टेंडेंसी है V नॉट। अब स्ट्रिंग होएगी टॉट, तो यहां पे बोलोगे कि दिस इज मोमेंट वेयर स्ट्रिंग इज टॉट। अब क्या होगा? अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करने होते हैं। एक तो अलोंग द लेंथ, क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स लगेगा, और एक है दूसरा जिसके अलोंग फोर्स नहीं लगेगा। तो मैंने किया, मैंने कंपोनेंट किए, एक तो ये किया, ये एंगल 60 तो ये भी 60, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, V नॉट cos 60, और ये यहाँ पे V नॉट sin 60। तो बताओ कि V नॉट sin 60 वाले कंपोनेंट के ऊपर कुछ होगा? नहीं सर। भाई उसके ऊपर तो कुछ होगा ही ना। V नॉट sin 60 वाले की लाइन के अलोंग तो कोई फोर्स ही नहीं लग सकता। तो मैंने पहले तो लिखा, इसको लिखा, ये है मेरे पास में A, ये है मेरे पास में B। इस लाइन को तो मैं एक बार के लिए छोड़ ही देता हूं, क्योंकि उसको तो मैं बाद में लिख दूंगा। इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन के अलोंग क्या होगा? इस लाइन के अलोंग मुझे पता है कि इसका वेलोसिटी अगर V है तो इसका वेलोसिटी भी कितना होना पड़ेगा, V होना पड़ेगा ना अलोंग द लाइन।
हाँ भाई होना पड़ेगा। हाँ सर। सब लोग एग्री? Yes. तो हाँ इस सर। लाइन के अलोंग हमारा फाइनल जो है मोमेंटम वो कितना हो गया है, mv प्लस mv। और इस लाइन के अलोंग पहले हमारे पास में कितना था इनिशियली, m v नॉट cos 60, ये था ना, देखो m v नॉट cos 60 था। भाई हमको पता है ना कि इस लाइन के अलोंग स्ट्रिंग तो इंपल्सिव फोर्स लगाएगी, लेकिन इंपल्सिव फोर्स भी है तो इंटरनली ना, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा टेंशन, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा। अगर पूरे को अब सिस्टम अज्यूम कर लूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, v नॉट बाई 4। तो फाइनल वेलोसिटी में इसका ये वाला कंपोनेंट होगा v नॉट बाई 4, इसका ये कंपोनेंट होगा v नॉट बाई 4, और इसका जो यहाँ वाला कंपोनेंट है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना है, √3/2 v नॉट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। बताओ किस किस के आए? Sir, हाँ sir वो initially MV नॉट cos 60 कैसे आया, मतलब बेटा जब वो आगे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो बताओ ना, स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगी ना, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स है ना कौन लगाएगा, स्ट्रिंग तो स्लैक है, वो अपने आराम से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या दिक्कत है? समझा नहीं, हाँ समझा नहीं। समझा नहीं? तुम ये बताओ, एक यहाँ पे रखा हुआ है मास, एक मास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इसको यहां जाना है इस लाइन के अलोंग, तो बताओ क्या वो ऊपर वाले ब्लॉक को खींचेगा? थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, तो स्ट्रिंग जो है वो तुम्हारी ऐसी हो जाएगी। कौन सा जो है लेंथ कम है, ब्लू वाला या फिर वो दूसरे वाला, ब्लू वाला, मतलब जो लास्ट में डॉटेड वाला। जो लास्ट वाला है, जो अपना जो डॉटेड वाली जो लाइन है, उस केस में स्ट्रिंग मेरा स्लैक है या फिर कहते टॉट है? फ्लैट हो गया। तो स्लैक हो गया तो ऊपर वाले को कोई खींचेगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये तो आराम से चलता रहेगा, यहाँ भी चलता रहेगा, यहाँ तो स्ट्रिंग मेरा में और भी स्लैक हो गया, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ भी रहेगा। हाँ लेकिन जैसे वो यहाँ पे आएगा, जब ये एंगल फिर से 60 डिग्री बनेगा, अब स्ट्रिंग मेरा हो गया टॉट, और अभी इसकी आगे जाने की टेंडेंसी है, तो अब तो उसको कुछ और खींच के लेके जाएगा ना साथ में, हाँ समझा सर। ठीक है। तो ये यहाँ वाले कंपोनेंट है वो तो इक्वल हो जाएंगे दोनों, इसका भी v होगा और इसका भी v होगा, और जो यहाँ वाला कंपोनेंट है वो कैसा रहेगा, अनचेंज। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अलोंग तो कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता है। यस सर समझा। है ना? तो देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट फॉर्मूलाज। मैं तुमको पहले बता दूं कि जो इम्पैक्ट वाली जो चीजें हैं, जो इम्पैक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, दीज आर वेरी ट्रिकी। ऐसे क्वेश्चन मेंस में तो आते ही नहीं है। एक तो एडवांस का मटेरियल है ये, मतलब कि अपना इम्पल्स वाला टॉपिक, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि यार क्या हो रहा है, क्या होगा, कौन कौन सी लाइंस हैं जहां पे फोर्स लग सकता है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगाने हैं। सारे कंस्ट्रेंट लग जाएंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा, वेज कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा, स्प्रिंग वाले फंडे भी लग जाएंगे, ठीक है? करोगे? और यस। चलो हाँ एक सर। क्वेश्चन और दे, तुमको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको अपने आप करो। एक से निकालना दो मेरे को। वो हमने अपने क्वेश्चन कर लिया था, क्या था, सुपर बॉल वाला नहीं। भी। अगर किसी बॉल को मैं h हाइट से फेंका है मैंने, तो वो मैक्सिमम मैंने कितनी हाइट तक जा सकता है? सर E² वही क्या? हाँ, और उसके ऊपर एक और बॉल को रख दूंगा तो वो नहीं किया। नहीं किया है सर।
नहीं चलो ठीक है, चलो ये तो पता है ना, जब किसी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है और सपोज एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है और एक ऑब्जेक्ट बहुत हल्का है, तो क्या होता है? तो हेवी वाले को कुछ नहीं होता। तो हैवी वाले का वेलोसिटी उतना ही रहता है, और जो स्मॉल वाला होता है उसका वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो एक क्वेश्चन वो करो। तो सपोज ये मेरे पास में ग्राउंड, एक बहुत बड़ी बॉल है, बिग बॉल, जैसे फुटबॉल, और एक उसके ऊपर रखा हुआ मैंने छोटा सा बॉल रखा है, टेबल टेनिस वाला बॉल रखा है, और इनको मैं h हाइट से मैंने फेंक दिया। तुमको दिया हुआ है E इक्वल टू 1 एवरीवेयर, जहां भी कोलिजन हो वहां पे मैंने E इक्वल टू 1। तो तुमसे पूछा फाइंड हाइट अटेन बाय स्मॉलर बॉल, बताओ, ट्राई करो पहले, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा तुमको, उसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर वो टेनिस बॉल के लिए वो बड़ा बॉल बहुत हैवी है क्या? बहुत हैवी है, इसीलिए मैंने उनके मार्क्स मैंने दिए ही नहीं है। ओके सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। नहीं सर, नीचे यहाँ वाले पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना है, फाइंड हाइट। हाँ सर। सर वो हैवी बॉल का डायमीटर सिग्निफिकेंट है क्या एज के लिए? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हैवी बॉल बहुत बड़ी है। सपोज मतलब कि मैं अर्थ के ऊपर है, तुमको फेंक दिया मैंने, सर सर हाँ बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, डिस्कनेक्ट। यार एक हैवी बॉल है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने हल्की सी बॉल रखी हुई है और उन दोनों को छोड़ दिया, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, तुमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय दैट आफ्टर कोलिजन। ओके सर। सर उतना ही होगा क्या? नहीं, हाँ सर। उतना क्यों होगा? बे उतना होगा तो फिर तो बात ही क्या थी। चलो देखते हैं सर भाई। एक मिनट। पहले ये बताओ कि सबसे पहला जो कोलिजन होगा वो किस किस का होगा? बड़ा बॉल और अर्थ। बड़ा बॉल और अर्थ, राइट। हाँ। बड़ा बॉल और जो अर्थ है, जब बॉल उसको स्ट्राइक करेगा अर्थ को, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 2G। हाँ, इसका जो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना होगा? रूट 2G है। लेकिन उस मतलब इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी भी कितना होगा नीचे की तरफ? उसका भी रूट उसका भी उतना ही होएगा, लेकिन उसको छोड़ते हैं एक बार के लिए, क्योंकि पहले तो इनका सर कोलिजन करवाना है ना। सर 2v² होगा क्या? यार हाइट की फॉर्म में आंसर दो ना। ठीक है सर, आप कंटिन्यू। भाई मैंने तुमको अपनी वेलोसिटी तो आपने दिया ही नहीं है कहीं, मैंने तुमको हाइट दिया हुआ है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हाइट आना चाहिए। देखो ये हो गया। अब ये बॉल जब वापस ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा?
ये जो बॉल है इसका वेलोसिटी कितना होगा ऊपर की तरफ? रूट ये होगा ना 2gh होगा। Yes. अब ये जो बॉल है, छोटे वाली जो बॉल है, इसका वेलोसिटी कितना है नीचे की तरफ? रूट 2gh, ये है ना। अब बताओ, अब जो हैवी बॉल है और जो लाइटर बॉल है उसका होगा, तो इनका वेलोसिटी ऑफ मतलब अप्रोच कितना है? दोनों ही बॉल एक दूसरे की 4gh। तरफ 2 आ रहे हैं। root 2 2 root gh. 2 सॉरी सॉरी। अब आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी तो उतना ही रहेगा, रूट अपना 2gh ही रहेगा, क्योंकि तुमने बोला हुआ है। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 टाइम्स रूट अपना 2gh। एंड देखो ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे हैं, बराबर। वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? ट्वाइस इंटू रूट 2gh। यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? 2 इंटू रूट। सर ये 30 अरे देखो ना, अच्छा वो वेलोसिटी ऑफ, उसके फ्रेम में अरे ground- नहीं ना, ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में देखो, नहीं अगर सर वो एक, उसके फ्रेम में 2 root 2 आएगा, ग्राउंड फ्रेम में एक और बार ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इतना मानते हो कि आफ्टर कोलिजन छोटे वाले बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया? 3 root 2 gh। 3 टाइम्स रूट 2gh। और जो मैक्सिमम हाइट होती है, हाइट क्या होती है? v स्क्वायर बाई 2g। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? 9h। मतलब बॉल को मैंने h हाइट से फेंका था, लेकिन बॉल कितना ऊपर चला जाएगा? 9h तक। क्योंकि जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स हो गया है। सपोज इसके ऊपर मैं एक और बॉल रख दूं तो उसकी हाइट कितनी आएगी? सर सेम मास की। नहीं, सेम मास नहीं, मास का ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए कि एक बॉल के कंपैरिजन में दूसरी बॉल का मास बहुत कम। हाँ, तो अगर एक बॉल के ऊपर मैंने दूसरा बॉल रखा, दोनों बॉल को छोड़ दिया, तो सेकंड बॉल जो है उसका हाइट 9 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज उसका जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। तो अगर वेलोसिटी हमारा 3 टाइम्स हो गया है, तो हाइट हमारा हो जाता है 9 टाइम्स। तुमको याद हो ना कि मैक्सिमम हाइट जो होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आती है, u स्क्वायर बाई 2g होता है। तो हमारे पास में ऐसा आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियो देखना। उनको लिखना कि ये था यार, सुपर बॉल रियल एक्सपेरिमेंट। लाइफ में ये होता होगा ना, पर एनर्जी लॉस रियल, होता At होगा। ball drop. हाँ तो ठीक है, रियल लाइफ में लेकिन वो बड़े बॉल के लिए नेग्लिजिबल होगा। अरे भाई ये तो मानते हो ना कि मतलब कि एच से ऊपर जाएगी, हाँ सर उतना। बस तो ठीक है भाई। अगर हमारी कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है 9h, तो अगर तुम रियल लाइफ में करोगे तो 9 नहीं तो 8 तक तो जाएगी, 8 नहीं तो 6 तक तो जाएगी, सर समझा। क्योंकि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी तो 1 नहीं होता ना। या तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा 1 है। सर क्या सर्च करना है बोले आप यूट्यूब पे? यार वो एक वीडियो तुमको मिलेगा, एक सेकंड सर बताओ कौन सा तुमको। सुपर बॉल एक्सपेरिमेंट? तो नहीं at नहीं, ball drop करके एक मिला था। हाँ, स्टैक बॉल ये ड्रॉप, बताते हैं। स्टैक बॉल ड्रॉप। तो जब है यूट्यूब पे देखोगे ना, तो ट्राई ऑन यूट्यूब स्टैक्ड बॉल ड्रॉप, ठीक है, इस नाम से तुमको मिलेगा। उसने काफी रखे हुए हैं, उसने ऐसे रखा हुआ कि एक पहले बहुत बड़ा बॉल है, फिर एक बड़ा बॉल और फिर एकदम छोटा सा बॉल, ऐसे। और हाँ उन सर तीनों को मिल एक, गया। हाँ तो उनको जब देखोगे तो उनके जो वेलोसिटी आएंगे, देखो हम दिखाते हैं तुमको। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ये रहा।
सर वो एकदम स्टार्टिंग में है। हाँ भाई, दिख गया वीडियो? यस यस। हाँ, तो ये है, ये कुछ हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि भाई चल क्या रहा है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आई है। जो हैवी बॉल है उसका थोड़ा सा मोमेंटम अगर बड़ी बॉल को मिल जाएगा, नहीं, अगर जो जो बड़ी बॉल है उसका थोड़ा सा मोमेंटम अगर छोटी बॉल को मिल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। बात यह है, तो फिर उसकी वजह से उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं। ओके, यस सर। चलो और करो। सर वो पार्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया था वो वाला, तो कौन सा? सर उसमें वेज पे बॉल ड्रॉप किया था और उसको पीछे से स्प्रिंग लगा था। तो क्या किया उसके अंदर, तुम उसका स्पीड वगैरह निकाल लो, वेज का स्पीड। सर जैसे बॉल वाले के साथ किया वैसे। अरे यार, ये लो, इसमें एंगल 45 दिया हुआ था। 45 एंगल बहुत अच्छा एंगल होता है, हमको सोचना नहीं पड़ता है ना। यस। बॉल स्ट्राइक कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है? हाँ? √2gh। क्या? अब इसका स्पीड कितना दिया था? v0 दिया था। v0 दिया था ना, ठीक है। यस। तो पहले बात करते, तो पहले सबसे पहले देखो कि where is the line of impact, कहाँ पे है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? कोलिजन हमारा इस पॉइंट नॉर्मल पे के हो रहा है अलोंग। और ये मेरे पास में है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। वेलोसिटी मेरा यहाँ की तरफ था बॉल का, v0। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो हमारे पास में कितना बन जाएगा, उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, v0 बाई √2, क्योंकि एंगल तो 45 ही आएंगे सारे के सारे। हाँ सर। ओके, अबे ठीक है। अबे हाँ सब लोग सर। सो जाते हो यार, गधे लोग हो, तुम्हें पता है, तुम सब लोग बस है ना स्क्रीन ऑन करके और कुछ और ही वीडियो गेम खेल रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ भी है ना, अलोंग द इंक्लाइन, वो कितना है, v0 बाई √2। क्या इस कंपोनेंट के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है? भाई जो भी फोर्स लग रहा है अलोंग द नॉर्मली लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो कोई फोर्स नहीं है। तो ये जो v0 बाई √2 है ये कैसा रहेगा, अनचेंज, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आते हैं, मैं आगे की बात करता हूँ। आगे मैंने बोला कि ये जो तुम्हारा है वेज, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ मैंने ले लिया v आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया v2 और एक अपना वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया v3। कर सकता हूँ ऐसा? भाई जो भी वेलोसिटी होगी उसे कंपोनेंट हो सकते हैं, बस एक्स वाई कंपोनेंट दो। अब पहले मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप ये क्वेश्चन वापस समझा सकते हैं? ये हमारा एग्जाम वाला क्वेश्चन हाँ जो हाँ एग्जाम में सर, आया। इसलिए पूछा। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था? सर स्टार्टिंग से, मतलब उससे पहले का किया था वो समझ गया, ये वाला था सच।
एक बॉल है जिसको है वेज के ऊपर फेंका है, ऊपर वाले उसमें दिख रहा है डायग्राम में, यस उसका सर, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट नॉर्मल, राइट, क्योंकि कोई भी सरफेस फोर्स लगाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो मैंने पहले उसका कंपोनेंट लिया, तो कंपोनेंट क्या आएगा v नॉट बाई रूट टू, क्योंकि सारे एंगल 45 है, तो साइन ले कॉस ले क्या फर्क पड़ता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो हमारा कितना बन जाएगा, v नॉट बाई रूट टू। अबे ठीक है, यस और जो ये वाला कंपोनेंट है जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, वो आएगा v नॉट बाई रूट टू। लेकिन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो जो v नॉट बाई रूट टू जो मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। गॉट इट सर। ओके, अब ये मैंने बनाया मैं आफ्टर कोलिजन, ये मैंने लिखा बिफोर, ये आफ्टर। आफ्टर कोलिजन जो वेज जो है, वेज कैन हैव वेलोसिटी ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, जमीन के अंदर तो घुसेगा नहीं वो, तो वेज का वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर लिया हॉरिजॉन्टल में v1, और जो बॉल है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अज्यूम कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल v2, एक वर्टिकल v3, राइट। हाँ भाई, ठीक है, यस Yes, sir. ओके। अब पहले मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन कैसे निकालते हैं, सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसका क्या आएगा, यहाँ की तरफ बन जाएगा v1 बाई रूट टू, इसका यहाँ पे आएगा, इसका भी यहाँ पे आएगा, क्या बन जाएगा v2 प्लस v3 रूट थ्री, ये रूट टू। तो देखो बॉल जो है ऊपर जा रही है, मतलब बॉल की वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, और जो वेज है उसका कहाँ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ जो अपना सेपरेशन क्या बन जाएगा भाई, बताओ, V1 plus V2 plus V3 by v1 बाई रूट टू प्लस v2 प्लस v3 बाई रूट टू। और हमको क्या दिया हुआ था, मतलब e इक्वल टू 1, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इनको इक्वेट कर दो दोनों को, इसको और इसको इक्वेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू v नॉट। दिस इज इक्वेशन 1। इतना समझ में आ गया यस सर। भाई। अभी तक हमने एक ही वो लगाई है, कंडीशन लगाई है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो इस वाले सिस्टम को ध्यान से देखो, अगर बॉल और वेज को मैं एक कंबाइंड सिस्टम ले लूं तो क्या हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं सर। नहीं है। तो हम कहेंगे कि Fx is 0, that means momentum in horizontal direction should be conserved। हमारे पास में इनिशियली कितना मोमेंटम था हॉरिजॉन्टल में, 0, तो फाइनली भी कितना रहेगा 0, है ना। हाँ तो सर। हमको अपने इक्वल मास दिए हुए हैं, इक्वल मास है कि अलग अलग है, अरे मास इक्वल है या अलग सर अलग एक है। मिनट चेक कर। अरे बाकी लोग सो रहे हो क्या, देखो अगर किसी को आंसर नहीं करना है तो चुपचाप अपना बंद करके जा सकते हो। सर अलग अलग है, क्या मास दिए हुए हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम। कैपिटल एम। तो मैं लिख सकता हूँ कि कैपिटल एम v1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम v2। हाँ सर, अलग अलग है।
तो देखो ना, ये जो वेज है ये जा रहा है राइट में, बॉल का लेफ्ट में, तो वो इसको अपने हॉरिजॉन्टल के अंदर इनके मोमेंटम सेम होने चाहिए दोनों तरफ के। तो ये इक्वेशन हो गई 2। हमको एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 3 है, v1 v2 v3। अब हम देखते सर हैं जो बॉल की वेलोसिटी अलोंग द सरफेस है वो कांस्टेंट है, तो फिर उसके अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन velocity of ball should be same। तो हमारे पास में इनिशियली कितनी थी, v0/√2 थी ना इनिशियली, मैंने कहा भी था उसको अंडा बना के। फाइनली कितनी है देखो, इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, v3/√2 अपना √2 आएगा ना, v3/√2, और यहाँ की तरफ क्या आएगा, v2/√2। तो हमारा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, v2/√2 माइनस v3/√2। ये हमारे पास में इक्वेशन 3। Down the inclined plane, velocity of the ball should be same because there are no external force acting along the inclined plane। तो यहां से आ जाएगा v1 v2 v3। अब हम इस पे लगाएंगे कि ये मेरे पास वेज है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ कितना है, v1। तो बताओ ना, मैक्सिमम अपना कंप्रेशन पे क्या हो जाएगा, हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। बस देखो, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। किस किसने एग्जाम में ये क्वेश्चन है सही किया था? हाँ, अबे बोला करो यार, चुप मत रहा करो, वो तुम लोग मैंने गिव अप करा देते हो। नहीं मुझे नहीं आया सर ये क्वेश्चन। नहीं हुआ सर। हाँ रुको, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ अर्ना, माइक ऑन करो, एक एक का नाम ले रहा हूं मैं। अर्ना, यस सर। क्या हुआ बेटा, तुम ना तो क्लास में कुछ बोलती हो, ना मैं कुछ जब बोलता हूँ तो ना तुम आंसर करती हो, क्या चक्कर है? बोलो, अब तो बोलो। देखो, अगर ऐसे करना है तो फिर कोई ये मतलब नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट इंटरेक्टिव इन द क्लास देन देयर इज नो पॉइंट। कितने मार्क्स आए पार्ट टेस्ट में? सर अच्छे नहीं। हाँ अच्छे नहीं मिले। तो अच्छे नहीं है क्योंकि तुम क्लास में इंटरेक्टिव ही नहीं हो, ना तुम क्वेश्चन का आंसर करती हो, ना तुम क्वेश्चन पूछती हो। तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे बताओ? अदिति। यस सर। क्यों बेटा, फिजिक्स के अंदर ही कोई स्पेशल प्यार है क्या कि इतने कम नंबर आए हैं? केमिस्ट्री और मैथ्स में सही है। सर मतलब क्या, 55, 57 और फिजिक्स के अंदर 15, इतना डिफरेंस? सर मतलब टफ पड़ रहा है, मतलब कोशिश चालू